नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। सीधा रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। हरक सिंह रावत की कांग्रेस में जाने की अटकलें तेज हो गई हैं। हरक सिंह रावत की कांग्रेस नेताओं से मुलाकात शुरू हो गई है। हरीश रावत से हरक सिंह रावत की मुलाकात हुई है। कांग्रेस हरक सिंह रावत को लेकर बड़ा ऐलान भी कर सकती है। तो इस बात के कयास पहले से ही लगाए जा रहे थे और खुद हरक सिंह रावत ये बात बोल चुके थे कि अब कांग्रेस को लाने में जी जान लगा दूंगा। और ऐसे में अब हरक सिंह रावत की कांग्रेस नेताओं से मुलाकात शुरू हो गई है। यहाँ हरीश रावत से हरक सिंह रावत की मुलाकात हुई है और हरक सिंह रावत के कांग्रेस में शामिल होने को लेकर भी कांग्रेस जल्द ही बड़ा ऐलान भी कर सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर, हरक सिंह रावत की कांग्रेस नेताओं से मुलाकात हुई है। हरीश रावत से मुलाकात हुई है हरक सिंह रावत की। आपको बता दें कि अब ये माना जा रहा है कि कांग्रेस एक बड़ा ऐलान कर सकती है हरक सिंह रावत को लेकर। पहले भी कांग्रेस में रहे हैं हरक सिंह रावत। पिछली बार विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी का दामन थाम लिया था और अब घर वापसी की अटकलें जो हैं वो और ज्यादा मजबूत हो गई हैं। तो घर वापसी कर सकते हैं हरक सिंह रावत। बीजेपी ने पहले ही 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। कांग्रेस प्रेम वो पहले ही दिखा चुके हैं, साफ कर चुके हैं कि अब कांग्रेस को लाने में जी जान लगा दूंगा। लेकिन क्या कांग्रेस हरक सिंह रावत को वापस अपने साथ रखती है या फिर नहीं? क्योंकि मुलाकात तो हुई है, लेकिन इस मुलाकात के बाद क्या होगा, इस पर सभी की निगाह टिकी है। ठीक है, वरिष्ठ भाई ने भी उस समय जो भी कहा और हमने भी जो किया उस समय, जब एक दूसरे के पाली एक दूसरे की टीम के साथ खेलते हैं तो बहुत सारी परिस्थितियां होती हैं। ऐसा नहीं कि उस समय भी कुछ गलतियां हमसे हुई, कुछ गलतियां हरीश भाई से भी हुई। मैं हरीश भाई के साथ भी 4 घंटा बैठा था, बातचीत सारी स्वार्थपूर्ण हुई थी उस समय भी। लेकिन कुछ अपने नजदीकी लोगों के कारण हरीश भाई भी उस समय जो बातचीत रात के 10 बजे से लेकर 2 बजे तक हुई थी, उसपे वो भी एक भी इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए और मेरे अंदर भी वो नाराजगी थी। तो कारण ये था कि फिर वो बात अब आगे बढ़ गई। तो अगर उस समय जो हरीश भाई और मेरी बातचीत हुई थी, तो बाकी वैसे हरीश भाई ने हमारे सारे काम, जो भी विकास के काम मैंने उनसे कहे, उन्होंने किए उस समय। देखिए, आज वो इसलिए नहीं कि अब मैं आज उनकी पार्टी में सम्मिलित होने के लिए बातचीत हुई है। मैंने, आपको ध्यान होगा, मैं जितने भी न्यूज चैनलों के कार्यक्रम हुए उन सब मंचों पर मैंने ये कहा कि मेरे उनसे बहुत अच्छे संबंध है। वो प्रदेश के बड़े नेता हैं। अगर केवल कांग्रेस और भाजपा की बात नहीं करूं, मैं केवल कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं भाजपा, यूकेडी, किसी भी दल की, वो अपने आप में उनका धारचूला से लेकर जसपुर मंगलौर तक और पांडुकेश्वर से लेकर मंगलौर तक और नहीं जसपुर तक, वो पूरा प्रदेश में एक लोग उनको एक वरिष्ठ नेता है प्रदेश के, और मेरे तो बड़े भाई हैं। और हम लोगों में राजनीतिक चाहे कितनी भी मन भिन्नता रही हो, लेकिन एक दूसरे के सुख में साथ खड़े हुए हों, उन्हें खड़े हों, लेकिन दुख में हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं। न्यूज इंडिया पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि सिद्धांतों के आधार पर चलने वाली पार्टी है बीजेपी। तो न्यूज इंडिया पर ये बड़ा बयान दिया है सीएम पुष्कर सिंह धामी ने और कहा है कि सिद्धांतों के आधार पर ही चलती है हमारी पार्टी बीजेपी। सिद्धांतों से अलग कुछ भी बर्दाश्त नहीं है। नीति और सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी है और पार्टी ने निर्णय लिया उनको, चूंकि बहुत बार सरकार में रहते हुए जब भी हमारी पार्टी में रहे, हमने उनका पूरा मान सम्मान किया। हर प्रकार से उन्होंने जब भी जो बातें रखी, विकास की बातें रखी, अन्य बातें रखी, उन बातों पर हमने रास्ता निकाला। लेकिन चूंकि अब हमारी पार्टी में नीति और सिद्धांत है, एक परिवार में एक व्यक्ति को ही टिकट दिया जाएगा या एक घर से एक व्यक्ति को दिया जाएगा, तो उस सिद्धांत के कहीं आड़े आ रहा था। और हमारे यहाँ व्यक्ति
देखिए अंत में आता है, व्यक्ति से पहले पार्टी आती है और पार्टी से पहले राष्ट्र आता है। तो जो इस सिद्धांतों पर चल पाते हैं वो भारतीय जनता पार्टी में रहे। तो एडिटर इन चीफ सरफराज सैफी के सवालों का जवाब देते हुए यहाँ नजर आए हैं पुष्कर सिंह धामी, जिन्होंने कहा कि बीजेपी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करती है। एक और बड़ी खबर बता दें, 2016 के हालातों को लेकर हरक सिंह रावत का बड़ा बयान सामने आया है। 2016 में परिस्थितियां अलग थीं। 2016 में हरीश रावत के साथ मेरी 4 घंटे बातचीत हुई थी। तो एक और बड़ी खबर आपको बता दें, 2016 के हालातों को लेकर हरक सिंह रावत का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि उस वक्त की स्थितियां जो थी वो अलग थी। 2016 में हरीश रावत के साथ मेरी 4 घंटे बातचीत हुई थी। तो हरक सिंह रावत का ये बड़ा बयान सामने आया है। अब कहीं ना कहीं बीजेपी से निष्कासित होने के बाद अटकलें जो है वो तेज हो गई हैं। बीच में हालांकि इस दौरान जब कांग्रेस से बीजेपी में आए थे हरक सिंह रावत, तो स्थितियां जरूर बदल गई थी। आरोप प्रत्यारोप लगातार चल रहा था। देखिए ठीक है, 2016 में बहुत पुरानी बात होगी। मैं कल भी आपसे कह चुका हूं कि एक परिस्थितियां होती हैं हर चीज के लिए। उस समय परिस्थितियां अलग थी और ये ठीक है कि मैं उस बात से कोई इनकार कर ही नहीं रहा हूं। वो तो क्योंकि जो चीज हो गई उसको लेकर मैं कोई बात नहीं कर रहा हूं। और वो ठीक है, वो हरीश भाई ने भी उस समय जो भी कहा और हमने भी जो किया उस समय, जब एक दूसरे की टीम के साथ खेलते हैं तो बहुत सारी परिस्थितियां होती हैं। ऐसा नहीं कि उस समय भी कुछ गलतियां हमसे हुई, कुछ गलतियां हरीश भाई से भी हुई। मैं हरीश भाई के साथ भी 4 घंटा बैठा था, बातचीत सारी सौहार्दपूर्ण हुई थी उस समय भी। लेकिन कुछ अपने नजदीकी लोगों के कारण हरीश भाई भी उस समय जो बातचीत रात के 10 बजे से लेकर 2 बजे तक हुई थी उस पर वो भी एक भी इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए और मेरे अंदर भी वो नाराजगी थी। तो कारण ये था कि फिर वो बात अब आगे बढ़ गई। तो अगर उस समय जो हरीश भाई और मेरी बातचीत हुई थी तो बाकी वैसे हरीश भाई ने हमारे सारे काम, जो भी विकास के काम मैंने उनसे कहे। उत्तराखंड में चुनावों की घोषणा के साथ ही सभी सियासी दल पूरी तरह से मैदान में उतर गए हैं और बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सभी नेता सोशल मीडिया के जरिए अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आज उत्तराखंड बीजेपी ने अपना वर्चुअल चुनाव प्रचार किया और इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जनता को संबोधित किया। जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश सरकार के साथ केंद्र सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी की डबल इंजन सरकार के फायदे गिनाए। पिछले 5 वर्षों में 2017 से 2022 तक की ये यात्रा पूरी हुई है। इस यात्रा में विकास के नए नए सोपान स्थापित हुए हैं, नई नई सीढ़ियां चढ़ी गई हैं, विकास की रफ्तार तेज हुई है। पिछले अगर 5 सालों की हम बात करें तो उत्तराखंड के अंदर 1.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा की योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त हुई है। और ये योजनाएं इसलिए स्वीकृत हुई हैं, ये योजनाएं इसलिए धरातल पर उतरी हैं क्योंकि आप लोगों ने 2014 में देश के अंदर एक ऐसी सरकार बनाई जिस सरकार ने लगातार विकास के कदम बढ़ाने का काम किया है। आपने 2014 में देश के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी को चुना है। 2017 में आपने यहां पर प्रचंड बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है। 2019 में आपने पुनः देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाने के लिए फिर से यहां से आपने अपना आशीर्वाद दिया है। भाइयों बहनों, उसका नतीजा है कि पिछले 7 वर्षों में उत्तराखंड के अंदर लगातार इतने सारे काम हुए हैं। चाहे आज हम किसी भी क्षेत्र की बात करें, आज अगर हम सड़कों की बात करते हैं तो आप देखिए कि पूरे उत्तराखंड के अंदर सड़कों का जाल बिछ गया है। चाहे आज 4 धाम ऑल वेदर रोडों की बात हो,
या हम दिल्ली से देहरादून जाने की बात करें, या दिल्ली से हरिद्वार की बात करें, देहरादून से हरिद्वार की बात करें, हरिद्वार से हम नजीबाबाद, धामपुर होते हुए काशीपुर और रुद्रपुर की बात करें, या उससे आगे जाकर हम खटीमा से टनकपुर होते हुए पिथौरागढ़ तक जाने की बात करें। और अभी अभी हमारे बीच में हमारे सड़क परिवहन मंत्री जी पिछले दिनों खटीमा आए थे। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में कैलाश मानसरोवर तक की यात्रा सड़क मार्ग से होगी और बहुत सुविधाजनक होगी, बहुत आसान होगी। कर्णप्रयाग से हल्द्वानी का उन्होंने मार्ग बनाने की घोषणा की है। ऐसे अनेकों अनेक मार्ग, आज चार धाम को जाने वाले मार्गों की हम बात करें तो किसी समय में जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते थे कि उत्तराखंड के अंदर भी इतनी अच्छी सड़कें हो जाएंगी, इतनी सुविधाजनक सड़कें हो जाएंगी, उन सड़कों पर काम हुआ है। भाइयों बहनों, आज हम देवभूमि में रहते हैं और देवभूमि के अंदर 2013 में जब आपदा आई थी तो उस आपदा के बाद बाबा केदार का पूरा परिसर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था, काफी नुकसान हो गया था। जब आज जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और उन्होंने उस समय पेशकश करी थी कि इस बाबा केदार के परिसर का पुनर्निर्माण करना है और वो करना चाहते हैं। उसके बाद 2014 में बाबा के अनन्य भक्त हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को यह अवसर मिला, वो देश के प्रधानमंत्री बने। और मैं सच बताऊं तो बाबा अपने भक्तों को ही मौका देते हैं और उन्होंने अपने पुनर्निर्माण के लिए, अपने भव्य केदार और दिव्य केदार के निर्माण के लिए किसी और को नहीं चुना। उन्होंने अपने अनन्य भक्त भारत मां के लाल नरेंद्र भाई मोदी को चुना और आज बाबा केदार में 400 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हो गया है। वहां पर 2 चरण का काम पूरा हो गया है, पहले चरण का और दूसरे चरण का। तीसरे चरण का काम भी अप्रैल माह से वहां प्रारंभ होने वाला है और आज भव्य केदार और दिव्य केदार बनने की दिशा में अग्रसर है। भाइयों बहनों, इसी के साथ साथ आज हम बात करते हैं बाबा बद्री विशाल का प्रांगण। आने वाले समय में बाबा बद्री विशाल का एक प्रांगण भी भव्य और दिव्य रूप लेने वाला है। उसके लिए भी अभी 250 करोड़ रुपए की योजनाएं वहां पर स्वीकृत हो गई हैं। लगातार उसका मास्टर प्लान बनकर तैयार हो गया है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि एक दिव्य स्वरूप और एक भव्य स्वरूप हमारे बाबा बद्री विशाल का भी दिखेगा। यमुनोत्री हो, गंगोत्री हो, वहां के लिए भी धनराशि लगातार जारी की जा रही है। और मैं सच बताऊं तो ये काम चाहे बाबा केदार के पुनर्निर्माण का कार्य हो या बाबा बद्री विशाल के मास्टर प्लान तैयार होकर उसके निर्माण की बात हो, या हम जिसको कभी हम एक रात दिन हम कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, ये सपना भी हमारा साकार अगर कोई कर रहा है, एक अलौकिक रूप भगवान राम के भव्य मंदिर बनने का मार्ग प्रशस्त हुआ, तो उसका भी श्रेय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है, जिनके प्रधानमंत्री रहते हुए आज भगवान राम की जन्मभूमि पर एक अलौकिक निर्माण का कार्य जारी है। भाइयों बहनों, मैं पिछले दिनों काशी गया था और मैंने देखा कि किस प्रकार से आज वहां पर दिव्य काशी और भव्य काशी बन गई है। बाबा विश्वनाथ का परिसर, मैं 2002 में पहली बार मैं बद्रीनाथ में बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने गया था, तब मैंने देखा था वहां कि किस प्रकार से एक संकरा सा रास्ता होता था भगवान के परिसर के अंदर जाने के लिए, छोटी सी गलियां होती थी और आज पूरा वो हाईवे जैसा बन गया है। उससे भी आगे मैं बताना चाहता हूं आपको कि अगर कोई भक्त गंगा जी से जल लाकर बाबा को अर्पित करना चाहता था, भगवान विश्वनाथ जी को, भगवान महादेव जी को चढ़ाना चाहता था, तो उसके लिए कोई रास्ता नहीं होता था कि गंगा तट से सीधे वो मंदिर परिसर के अंदर जाए। आज पूरा का पूरा एक साथ 1, 2, 3, 4, 5 नहीं,
10, 20, 50, 100 नहीं, हजारों लोग एक साथ गंगा जी का जल लाकर सीधे सीधे भगवान को अर्पित कर सकते हैं। और मैं भी पिछले दिनों जब काशी गया था तो मुझे भी ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं गंगा जी का जल लाकर भगवान। संवाददाता संजय पुंडीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, कहा जा सकता है कि वर्चुअल तौर पर बीजेपी ने अपना प्रचार जो है वो शुरू कर दिया है और यहाँ पर बखान देखिए सिर्फ राज्य की ही नहीं, केंद्र की सरकार के द्वारा किए गए कार्य का भी हो रहा है। देखिए सर, लगातार भारतीय जनता पार्टी 2022 के चुनाव को लेकर तैयारियां कर रही है। ऐसे में आज वर्चुअल के माध्यम से जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है वो जनता से जुड़े हैं और जिसने पिछले 4.5 साल से ज्यादा जो कार्य है वो कहीं ना कहीं जनता को बताया। आपने देखा है कि किस तरह विजय संकल्प यात्रा में भी जो जनता के बीच पहुंचकर भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं ने अपने पिछले साल के कार्यकाल गिनाए थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जीत का कारण रहेगा। और भारतीय जनता पार्टी 60 पार के लक्ष्य के साथ उत्तराखंड की तैयारी में लग गई है। कितनी कामयाबी हासिल होगी है तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन तमाम हर पहलुओं पर भारतीय जनता पार्टी इन दिनों कार्य कर रही है। हालांकि जिस तरह से चुनाव आयोग द्वारा अब रैलियां और रोड शो पर पूरी तरह प्रतिबंध है, तो वर्चुअल माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के नेता है, कार्यकर्ता है, वो जनता से जुड़ रहे हैं। जी चारू। संजय, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि विपक्षी दलों के बारे में हमने पहले भी जिक्र किया था, उनका साफ तौर पर कहना है कि वर्चुअली हम इतने स्ट्रांग नहीं हैं कि हम वर्चुअल रैली कर सकें या फिर वर्चुअली जनता से सीधा जुड़ सकें। ऐसे में क्या लगता है, क्योंकि अभी भी जनसभाओं पर रोक लगाई हुई है चुनाव आयोग ने, आने वाले वक्त में किसी तरह की कोई राहत नजर आती है या फिर विपक्षी पार्टियां किस तरह से फिर अपना वर्चुअल चुनाव प्रचार कर रही हैं? देखिए चारुल, जिस तरह से चुनाव आयोग द्वारा 8 तारीख को आचार संहिता लागू की गई थी, उसके बाद चुनाव आयोग द्वारा कहा गया था कि 16 तारीख तक जो रोड शो है, रैलियां है, सभा है, पूरी तरह प्रतिबंध रहेगी। ऐसे में एक बार फिर चुनाव आयोग ने रैली और रोड शो का टाइम बढ़ाकर 22 जनवरी तक कर दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से सभी दल अपना जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं वो वर्चुअल माध्यम से कर रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ही एक मात्र ऐसी पार्टी जिसका कहीं ना कहीं सोशल नेटवर्क तो बहुत मजबूत है और अगर अन्य दलों की बात की जाए तो वो भी अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ऐसे में कितनी कामयाबी हासिल होगी तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो सोशल नेटवर्क है वो काफी मजबूत है और इसी को देखते हुए तमाम जो सभाएं हैं, रैलियां हैं, वो प्रतिबंध है। लेकिन जो चुनावी तैयारियां हैं वो वर्चुअल स्टूडियो के माध्यम से। संजय, ये जानना चाहेंगे आपसे कि विधानसभा चुनाव है, राज्य के मुद्दों पर ये चुनाव होते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि आज पुष्कर सिंह धामी ने जो तमाम चीजें गिनवाई वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई और राज्य के मुद्दों पर बहुत कम बात कर रहे हैं और अधिकतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जा रहा है। राज्य का जो विधानसभा चुनाव है उसमें राज्य के मुद्दों का जिक्र क्यों नहीं? लेकिन लगातार ही जो भारतीय जनता पार्टी के जो चुनाव होते हैं वो कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री यानी मोदी जी के नाम पर होते हैं। और आपने देखा है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का संबोधन था उसमें जो केंद्र की योजना है उनको ज्यादा महत्वता दी गई है। हालांकि राज्य के द्वारा भी, जो राज्य सरकार द्वारा भी कार्य किए गए हैं उनको कम बताया गया है। साफ कहा जा सकता है कि आगामी 2022 के चुनाव में भी कहीं ना कहीं एक बार मोदी लहर देखने को मिल सकती है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार जिस तरह से देश में विकास कर रही है वो काफी अहम मुद्दे हैं और उन्हीं मुद्दों को लेकर इस बार फिर भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं 60 पार का लक्ष्य है जो वो कहीं ना कहीं हासिल कर सकती है। जी शारुल। संजय, अगर हम बात कर लें चुनावों को देखते हुए, पहाड़ों की अगर हम बात कर लें तो तमाम समस्याएं अलग हैं, पहाड़ों के मुद्दे अलग हैं और ऐसे में आपको लगता है, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि 2017 का जो विधानसभा चुनाव था वो एक तरह से केंद्र की उपलब्धियों पर लड़ा गया था, लेकिन इस बार पूरा मौका दिया गया है भारतीय जनता पार्टी को अपना कार्य करने का, लेकिन उसके बावजूद क्या केंद्र के मुद्दों पर जब चुनाव लड़ा जाएगा और जनता के बीच जाया जाएगा तो वो उतना असरदार होगा? देखिए चरण, लगातार ही हम जब बात कर लेते हैं सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है रोजगार और विकास कार्य। हालांकि जिस तरह से आपने कहा है कि पहाड़ों में, हालांकि लगातार पहाड़ों में रोजगार ना मिलने से जो वहां के रहने वाले लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, वो कहीं ना कहीं प्लान करते हैं और उस प्लान करने से कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक है वो कम होता है। जिस तरह से 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने वादे किए थे कि हम युवाओं को रोजगार देंगे, विकास कार्य करेंगे। हालांकि जब हम पहाड़ी क्षेत्र की बात कर लेते वहां
विकास से कहीं ना कहीं वंचित को तो दूर वहां की जनता है, और जो दुर्गम क्षेत्र है पहाड़ों में लगातार विकास को लेकर जो वहां की जनता रहने वाली है वो कई बार सवाल भी उठाते हैं, और विपक्ष भी इन्हीं मुद्दों को लेकर इस बार चुनाव लड़ेगा। हालांकि 2022 के चुनाव में जो अहम मुद्दे रहने वाले हैं वो विकास कार्य है और रोजगार है, और रोजगार जब ना जनता को मिले तो कहीं ना कहीं वो भी सवाल उठाती है। हालांकि जिस तरह से जो 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने वादे किए थे कि हम सैकड़ों लोगों को, हजारों लोगों को रोजगार देंगे, कहीं ना कहीं जब हम जनता के बीच में जाते हैं कि वो अपने वादों से खरे नहीं उतरे हैं, ऐसे में 2022 बिल्कुल देखिए, विधानसभा चुनाव और ये स्थानीय मुद्दों पर ही लड़ा जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए संजय। आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियां प्रत्याशियों का ऐलान कर रही हैं और उत्तराखंड कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशियों के नाम भी जल्द घोषित कर दिए जाएंगे। वहीं प्रत्याशियों के नामों को लेकर कांग्रेस का कहना है कि प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करने में कोई नाइंसाफी नहीं होगी। इस बात की कोई पुष्टि नहीं है कि उनकी वापसी हो रही है। अभी दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है, मंथन चल रहा है इस बात पर, और अभी अधिकृत रूप से विधिवत उन्होंने सदस्यता कांग्रेस पार्टी की नहीं ली है। जहां तक आपने 2016 के वाक़ये की बात करी, उसके छाले और वो घाव अभी तक ताज़ा हैं हमारे दिलों में, क्योंकि एक लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को गिराया गया था, लेकिन ताली हमेशा दो हाथों से बजती है। और जितने इसमें अपराधी कांग्रेस के 10 लोग हैं, उतनी ही अपराधी भाजपा भी है, क्योंकि उसकी कुत्सित मानसिकता और उसके षड्यंत्रकारी जो रवैया है, उसकी वजह से न केवल उत्तराखंड में बल्कि कई राज्यों में इस तरह की जोड़ तोड़ की राजनीति देखने को मिली। जोड़ तोड़ से उन्होंने अपनी सरकारें बनाई। अब जो भाजपा ने बीज बोया था उसको काटने का वक्त आ गया है। एक मंत्री पहले ही छोड़कर चले गए हैं, अब ये दूसरे मंत्री भाजपा से बाहर हो गए हैं, तो ऐसे में केवल जनता का ही नहीं, मुझे लगता है मंत्रियों का भी भाजपा से मोहभंग हो रहा है। और कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में बहुत एक्सट्रीम रिएक्शंस आ रहे हैं, बहुत शार्प रिएक्शंस आ रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से हों चाहे दूसरे माध्यम से हों। तो ऐसे में शीर्ष नेतृत्व सभी बातों के मद्देनज़र कोई निर्णय लेंगे, ऐसा मुझे पूर्ण भरोसा है। बहुत विवेकशील और बुद्धिशील लोग हमारे प्रदेश नेतृत्व में और राष्ट्रीय नेतृत्व में हैं। ऐसे में वो लोग पार्टी हित में और प्रदेश हित में कोई सही फैसला लेंगे, इसी की अल्मोड़ा जिला प्रशासन ने विधानसभा चुनावों को लेकर पहल शुरू कर दी है। पीठासीन अधिकारी और मतदान अधिकारियों को प्रशिक्षण के साथ कोविड की नई गाइडलाइंस को लेकर जानकारी दी गई। जिला निर्वाचन अधिकारी वंदना सिंह ने बताया कि सभी कर्मचारियों को ईवीएम मशीनों के संचालन के लिए प्रशिक्षण दिया गया है। आज मतदान के लिए जो विभिन्न कर्मचारियों की ड्यूटी लगेगी पूरी प्रोसेस में, उसके ऊपर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण आयोजित कराया जा रहा है। ईवीएम की ट्रेनिंग भी दी जा रही है और हैंड्स ऑन प्रैक्टिस भी ईवीएम की सभी यहाँ पर जो मास्टर ट्रेनर है वो करा रहे हैं। इनको निर्वाचन से संबंधित जो नए दिशा निर्देश हैं, कोविड के दृष्टिगत जो नए दिशा निर्देश आए हैं, वो भी सभी कार्मिकों को उपलब्ध कराए जाने। विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और नेता एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। वहीं विधानसभा सितारगंज से सतवंत सिंह अपने कई साथियों के साथ आम आदमी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए, जहां किसान कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष जितेंद्र सिंह संधू के नेतृत्व में सतवंत सिंह और दर्जन भर लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता ली। हरिद्वार की शहर कोतवाली में एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ वकील अरुण भदौरिया ने तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करने की मांग की। अरुण भदौरिया ने असदुद्दीन ओवैसी पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करने की मांग की। तो भड़काऊ भाषण देने के आरोप में यहां पर वकील अरुण ने ये मांग की है कि असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए।